नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात कांग्रेस की। जयपुर दौरे से पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन एक्शन में है। राजस्थान कांग्रेस में संतुलन बनाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में महामंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी माकन ने कमेटी के साथ चर्चा की। 3 घंटे तक चली बैठक में केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल भी मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन, ये 3 सदस्य कमेटी, और इस कमेटी के बीच बातचीत हुई। इन तीनों सदस्यों के बीच चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी माकन ने कमेटी के साथ चर्चा की। दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में ये महामंथन राजस्थान कांग्रेस में संतुलन बनाने के लिए। तीन सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। जो राजनीतिक हालात बिगड़े थे, उन हालातों को सुधारने के लिए उन सदस्यों के बीच में, तमाम पार्टी के सदस्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, और अब उस कमेटी में 3 सदस्य कमेटी का मंथन, अजय माकन का प्लान, दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में 3 घंटे तक महामंथन हुआ। वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल के साथ प्रभारी अजय माकन की बैठक। पार्टी में खेमेबंदी के बाद कांग्रेस की कमेटी बनाई गई थी और अब उस कमेटी में चर्चा, कमेटी में महामंथन। इस मामले पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारी दिल्ली संवाददाता रंजीता झा। जो सियासी उठापटक लगभग एक महीने तक राजस्थान की जनता और कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी तौर पर देखी, उसके निवारण के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पुराने नेताओं में अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, ये तीनों नेताओं को नियुक्त किया गया था और इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी सियासी तौर पर दुराव 2 खेमों में कांग्रेस बटी हुई है राजस्थान में, उसको कहीं न कहीं सही किया जाए और एक तालमेल बैठाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो जो है इन तीनों सदस्यों को दी गई थी। उसकी औपचारिक बैठक कल हुई। कल कांग्रेस के वॉर रूम में 15 GRG दिल्ली स्थित वॉर रूम में एक औपचारिक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तीनों ही नेताओं ने चर्चाएं की और चर्चा का जो मुख्य फोकस था सुमित, वो यही कि किस तरह से आने वाले समय में भी कांग्रेस राजस्थान में एकजुट होकर काम कर सके, विकास के लिए काम करे। कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो पार्टी का रहा है, उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए कांग्रेस क्या क्या करे, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो राजस्थान के प्रभारी महासचिव है अजय माकन, वो इसी हफ्ते राजस्थान दौरे पर जाएंगे और इस दौरे के दौरान वो विधायकों से मिलेंगे, असंतुष्ट विधायकों से भी उनकी मुलाकात होनी है और जो भी ग्रीवांसेस हैं सबके, वो नोट डाउन किया जाएगा और उसके बाद फिर ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है सुमित, वो दोबारा बैठेगी और उसको लेकर एक बीच का रास्ता क्या निकाला जाए उस पर चर्चा की जाएगी। कई रास्ते हैं। पहला तो ये कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो चर्चाएं हो रही है, कुछ जो सचिन समर्थक है उन विधायकों की वापसी मंत्रिमंडल में हो सकती है। कई मुख्य विभाग हैं जिसमें नियुक्तियां होनी है। संगठन में क्योंकि जो दौर चला था, जो नाराजगी चली थी सचिन पायलट की, उसमें सचिन पायलट के जो करीबी जो नेता रहे हैं, संगठन में जो सक्रिय रहे हैं, उन नेताओं को भी पद मुक्त कर दिया गया था। उनको किस तरह से वापसी उनकी की जाएगी, इन सभी चीजों पर रोड मैप जो है वो तैयार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में आज और विस्तार किया। विस्तार की इस कड़ी में मुख्यमंत्री भीलवाड़ा और भरतपुर को मेडिकल कॉलेज भवन का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भरतपुर और भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज भवनों की मुख्यमंत्री ने लॉन्चिंग की। इसके अलावा उदयपुर, कोटा और बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी मुख्यमंत्री गहलोत ने शुभारंभ किया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 189 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं। इन जिलों की जनता को इसका और लाभ मिलेगा। लॉन्चिंग कार्यक्रम में दिल्ली से केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन, अश्विनी कुमार चौबे और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर बात की और कहा कि कोरोना में हमने बेहतर काम किया है। केंद्र ने हमारे काम की तारीफ की है। हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हम टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पीएचसी, सीएचसी पर सरकार की विशेष नज़र है। हर विधानसभा में एक मॉडल सीएचसी बना रहे हैं। हर जिले में कोरोना टेस्ट की लैब लगेंगी। हम पीसीआर टेस्ट ही कर रहे हैं।
एंटीजन टेस्ट किट में शिकायत आ रही है। तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही, एंटीजन टेस्ट में फेल साबित हो रहे हैं। राजस्थान को, जैसा मैंने कहा, मैं बधाई इसलिए देता हूं कि राजस्थान में आप सब लोगों ने मिलकर बहुत मुस्तैदी के साथ अपने प्रपोजल्स को बनाकर भेजा। बाकी लोगों ने भी भेजा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत सारे प्रपोजल्स बनाकर भेजे। और आप ही की तरह तमिलनाडु की सरकार ने भी इसी प्रकार से बहुत तेजी से प्रपोजल्स बनाकर भेजे, और उसका ये परिणाम है कि आज 75 के 75 मेडिकल कॉलेजेस तो हम अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो है वो 15 राजस्थान को मिले हैं। पिछले 5 साल के अंदर जो है ये मेडिकल कॉलेजेस, जो फर्स्ट फेज था 58 का, जिसमें कि बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर के अंदर मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उनमें से 2 को आज जो है समर्पित किया गया है। और साथ में एक सेकंड फेज के अंदर मेडिकल कॉलेज धौलपुर के अंदर भी, यानी 15 और 7 और 23 मेडिकल कॉलेज पिछले 6 साल के अंदर जो है राजस्थान को 157 मेडिकल कॉलेजेस देश में नए विकसित हो रहे हैं, जिसमें से ये 23 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान को मिल रहे हैं। मुझे आज के इस अवसर पर राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देनी है कि आपने बहुत मुस्तैदी के साथ कोरोना के खिलाफ भी जंग को पिछले दिनों के अंदर लड़ने का प्रयास किया है। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश ने जब मिलकर लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ, तो हम दुनिया के अंदर शायद बड़े बड़े देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आज बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारे देश का रिकवरी रेट सारे दुनिया से बेहतर है, वो 76.30 तक पहुंच गया है। मुझे खुशी है कि आज भीलवाड़ा व भरतपुर मेडिकल कॉलेज व 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण लोकार्पण के अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में आज एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मुझे इस बात का एहसास है कि जो आप ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी के वक्त से जो घोषणा हुई थी, उसके बाद लगातार सरकार चाहे यूपीए की रही हो चाहे वो एनडीए की आई हो, जो उस वक्त में एम्स के बारे में कहा गया हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज के एक्सपेंशन के बारे में कहा गया हो, उसी रूप में मुझे याद है कि उस वक्त सरकार हमारी थी। एम्स भी आया जोधपुर के अंदर, साथ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने की थी 2013 के अंदर 15 जगह राजस्थान के अंदर। इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बदल गई हो, चाहे केंद्र में या राज्य में, तब भी इस काम को निरंतर जारी रखा जा रहा है। और वही कारण है कि आज जो हम सपना देख रहे हैं, राजस्थान के हर जिले में 33 जिले हैं, 30 जिले में तो करीब करीब सैंक्शन हो चुकी है मेडिकल कॉलेज, और 3 का जिक्र हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे राजसमंद हो, चाहे जालोर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, वहां पे भी आप जल्दी स्वीकृत करेंगे। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें सरकारी क्षेत्र के, ताकि गरीब से गरीब का व्यक्ति का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके और इतने बड़े भूभाग में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहे। इसीलिए ये 15 मेडिकल कॉलेज जो आपके सहयोग से राजस्थान में खुले हैं, लेकिन 3 जगह हमारी रह गई है राजसमंद में, क्योंकि एमसीआई के नॉर्म्स हैं कि जहां पे प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, वहां पे आप स्वीकृति नहीं देते हैं। और उसके अलावा 2 जिले प्रतापगढ़ और जालोर, ये हमारे बचे हुए हैं। तो मैं तो आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इन पे भी शीघ्र आप स्वीकृति जारी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में तेजी से मेडिकल एजुकेशन की सुविधा हम आम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आज ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प निरोगी राजस्थान
का जो संकल्प लिया और उसी के तहत न केवल कोविड महामारी का प्रबंधन कर रहे हैं, बल्कि अन्य जो महामारियां हैं या अन्य जो बीमारियां हैं उनका भी कुशल प्रबंधन के जरिए हम राजस्थान की जनता के माध्यम से देश की जनता को भी संदेश दे रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस कोविड-19 के महामारी को निपटने में तथा अन्य स्वास्थ्य प्रबंधन में एक उल्लेखनीय कार्य किया है। और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है कुछ। अब अजय माकन शनिवार या रविवार को जयपुर आ सकते हैं। माकन संभाग मुख्यालयों पर जाकर कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लेंगे। संभाग स्तर पर प्रमुख नेताओं से फीडबैक लेंगे अजय माकन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन अगले सप्ताह, कहा जा रहा था अगले सप्ताह जयपुर आएंगे, लेकिन अब उनके इस कार्यक्रम में आंशिक बदलाव हुआ है। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, अगले सप्ताह आने का कार्यक्रम था अजय माकन का, लेकिन अब कहा जा रहा है वो 2 या 3 दिन में ही जयपुर आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल पहले ये कहा जा रहा था कि अजय माकन हैं वो जयपुर आकर के फीडबैक लेंगे, लेकिन अब जो उनका जो कार्यक्रम बन रहा है उसके मुताबिक वो हर संभाग मुख्यालय पर जाकर के और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता और मिडिल क्रम के जो नेता हैं उनसे सत्ता और संगठन को लेकर के फीडबैक लेंगे। फीडबैक का 2 बड़े बिंदु होंगे, जिनमें एक तो संगठन का आगामी स्वरूप कैसा हो, जो टीम बनाई जानी है ब्लॉक, जिला और प्रदेश लेवल पर, उस टीम का स्वरूप कैसा हो, किस तरह के लोगों को लिया जाए और कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले दिनों में किस तरह के कार्यक्रम हाथ में ले। एक बिंदु तो ये रहेगा जिसके ऊपर फीडबैक लिया जाएगा। दूसरा बिंदु ये रहेगा कि जो सरकार का कामकाज है वो कैसा चल रहा है, उसमें क्या और सुधार की जरूरत है और सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको ग्रास रूट तक लोगों के बीच पहुंचा करके और उसका राजनीतिक तौर से फायदा कैसे लिया जाए। ये 2 बड़े बिंदु हैं जो हमेशा कांग्रेस के संगठन में डिबेटेबल रहे हैं। उन्हीं पर अजय माकन प्रदेश प्रभारी ग्रास रूट के और उस राय के आधार पर आगे जो कांग्रेस संगठन में फैसले करने हो, चाहे टीम बनानी हो या सत्ता संगठन में तालमेल करना हो, इस फीडबैक को आधार बना करके और आगे रास्ता तय किया जाएगा। ये कार्यक्रम अजय माकन का बना है। संभावना इस बात की है कि शनिवार या रविवार को वो जयपुर से इस फीडबैक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके बाद में हर संभाग मुख्यालय पर जाकर के और नेताओं से मिलेंगे। तो आगे आने वाला सप्ताह है वो काफी राजनीतिक तौर से गहमा गहमी वाला रहने वाला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद अजय माकन पहली बार प्रदेश के दौरे पर आएंगे और जो नियुक्तियों के इंतजार में बैठे हुए नेता हैं उनको सबसे ज्यादा इंतजार है, क्योंकि अभी भी करीब 44 दिन का वक्त बीत चुका है और कांग्रेस में कोई भी पदाधिकारी नहीं है सिवाय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को छोड़ के। तो करीब 15,000 के आसपास जो नियुक्तियां होनी है कांग्रेस संगठन में, वो सब कुछ अजय माकन के इस दौरे पर और जो दिल्ली में जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है उसकी रिपोर्ट के बाद ही सब कुछ तय होना है। लेकिन अजय माकन का दौरा उन नियुक्तियों के एक शुरुआत जरूर होगा, क्योंकि फीडबैक जो लिया जाएगा ग्राउंड स्तर से वो उन नियुक्तियों में एक बड़ा आधार बनेगा, क्योंकि जो ब्लॉक स्तर की हो चाहे जिला स्तर की नियुक्तियां हो उनमें सबसे ज्यादा नेताओं को एडजस्ट किया जाना है। करीब जो पिछला अनुभव ये बताता है कि जम्बो कार्यकारिणियां ब्लॉक और जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पर रही है, तो अगर वो पुरानी परंपरा जारी रहती है तो 15,000 से ज्यादा जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको इन ब्लॉक और जिला कार्यकारिणियों में नियुक्तियां मिलेंगी। कांग्रेस का जो संविधान है उसके मुताबिक 31 की ब्लॉक कार्यकारिणी होती है और 41 नेताओं की जिला कार्यकारिणी होती है। अगर उस आंकड़े को भी लिया जाए तो 12,000 से ज्यादा नेता हैं वो ब्लॉक और जिलों में एडजस्ट हो जाएंगे, उनको पद मिल जाएंगे। तो गहमा गहमी काफी रहने वाली है अजय माकन के इस दौरे में, क्योंकि हर नेता ये प्रयास करेगा कि वो कार्यकारिणी में शामिल हो जाए। बड़े नेता और मिडिल क्रम के नेता हैं वो प्रदेश कार्यकारिणी में अपनी जगह बनाने के लिए लॉबिंग उन्होंने शुरू कर दी है। जिलाध्यक्ष का पद पाने को लेकर के भी कांग्रेस में सबसे ज्यादा लॉबिंग की जा रही है। बहुत से नेता हैं वो जिलाध्यक्ष बनने की। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो अजय माकन के दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, शनिवार या रविवार को जयपुर आ सकते हैं और इसके बाद संभाग स्तर पर प्रमुख नेताओं से फीडबैक अजय माकन लेंगे। गहलोत कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। आज कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। आज 4:30 बजे बैठक होनी थी, लेकिन अब कल दोपहर 12 बजे बैठक होगी। नई पर्यटन नीति पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी मिल सकती है।
कैबिनेट की बैठक स्थगित। अब ये बैठक कल दोपहर 12 बजे होगी। नई पर्यटन नीति पर इस बैठक में मुहर लग सकती है और सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी मिल सकती है। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक कल होगी। बीएसपी विधायकों के विलय मामले से जुड़ी बड़ी खबर। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। फिलहाल वकील हेमंत नाहटा की जनहित याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी। विधानसभा में दलीय स्थिति परिवर्तन को नाहटा ने चुनौती दी है। सचिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, सुनवाई टल गई है एक बार फिर? बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई टल गई है। महत्वपूर्ण मामला था क्योंकि सबकी नजरें बनी हुई थी कि आज क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि 1 महीने या 1.5 महीने की बात करें तो राजस्थान की राजनीति इससे काफी प्रभावित रही थी। हाईकोर्ट की सुनवाइयों पर ही सब कुछ निर्भर हो रहा था। जब अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने जब इसलिए की याचिका कोर्ट में पेश की, इस पर सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट ने खुद से ही जो है मामले को नेक्स्ट वीक के लिए टाल दिया है। अधिकतर मामलों में आज सुनवाई टली है। इसके पीछे कारण तो देखिए कोई स्पष्ट नहीं हो पाता क्योंकि कोर्ट की तरफ से मामला को टाला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 दिन पहले ही जब राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कह दिया है कि इस फिगर के मामले में दखल नहीं देंगे, उसके बाद इस याचिका को किस तरह से कोर्ट एंटरटेन करती है, किस तरह से इस पे कोर्ट का रुख रहता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। यही वजह थी कि आज सुबह से सबकी नजरें इसी बात पे टिकी हुई थी कि जो अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने जनहित याचिका लगाई है उसको लेकर क्या कुछ कोर्ट का रुख रहेगा। लेकिन हालांकि सुनवाई टाल दी गई है और 2 सितंबर को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई तय की गई है। 2 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ही जो है इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो तारीख 2 सितंबर जब अगली सुनवाई होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात न्यूज 18 की खबर के असर की। श्रीगंगानगर में राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध वसूली का वीडियो दिखाने के बाद पंजाब पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पंजाब पुलिस ने बॉर्डर पोस्ट इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। वहीं आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि आरोपी पुलिसकर्मी फरार हो गया, जिसकी तलाश चल रही है। बता दें आपको कि राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली हो रही थी, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने पूरी खबर को प्राथमिकता से दिखाया था। एक WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ PAG ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 2 ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ आई ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ कार्रवाई की जाएगी। नहीं। और अब हम आपको दिखाते हैं एक और वायरल वीडियो। खबर अलवर से है। अलवर के मुंडावर से कोटपुतली की ओर जा रही रोडवेज की बस के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेटिकट यात्रा कर रहे यात्रियों की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बस की जांच कर रही है। वीडियो देखने पर फ्लाइंग टीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फ्लाइंग टीम ने उन यात्रियों की टिकट जांच की जिनके पास बस कंडक्टर अभी टिकट काटने के लिए पहुंचा ही नहीं था। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में दिख रहा है कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीम कंडक्टर से उलझ रही है और हंगामा हो रहा है। इनके पास अब आपस में बैठे कितनी भीड़ है भाई साहब। ये अपने नंबर बनाने के लिए रिमार्क लगा दिया। मेरा एक सवाल में ट्रांसफर हाँ जी तुम पैसे ले लो टिकट काटो क्या? हाँ काटिए। और अब बात एक्शन में एसीबी की। अलवर में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने रेलवे के एक हेल्पर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डीएसपी सालेह मोहम्मद के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हेल्पर मुकेश सिंह ने दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पर खानपुर अहीर से अजरका के बीच सिग्नल लाइन बिछाने के एवज में ठेकेदार से 2% कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की थी। आरोपी मुकेश सिंह 25,000 की राशि पहले भी ले चुका है, जबकि 25,000 की और डिमांड कर रहा था, जिसके बाद 20,000 रुपये में सौदा तय हुआ था और 2 किश्तों में भुगतान किया जाना था। सीधा लिए चलते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकर 2 सालों के अनुदान को लेकर
और क्राइम जिस तीव्र गति से बढ़ा है, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उन सब को लेकर 2 तारीख को उपखंड कार्यालयों के ऊपर धरना प्रदर्शन और 4 तारीख को जिला कलेक्टर साहिबानों को ज्ञापन देने का काम हम करेंगे। इन चारों कार्यक्रमों में हमने सोशल डिस्टेंस की पालना करने का भी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है कोविड को लेकर, उसकी पालना सुनिश्चित करने का काम करें। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की आवाम को इतना मैं जरूर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर उन सब कार्यों को करने के लिए तैयार है जो प्रतिपक्ष के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कोविड के दौरान कार्यकर्ताओं की सावधानी नितांत आवश्यक है और इस कोविड को लेकर जो हमें सावधानियां रखनी है वो उनको रखते हुए हम हमारे उस आंदोलन को धरातल के ऊपर ले जाने का काम करेंगे। सरकार की विफलताओं को भी नीचे जनता तक बताने का काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर एक मजबूती के आधार के ऊपर हम सरकार की उन विफलताओं को बताएं जिन विफलताओं के आधार के ऊपर जनमानस तैयार हो सके। आज हालात प्रदेश की ये बने हुए हैं कि बिजली, सरकार ने वादा किया था कि बिजली का 1 रुपया भी हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार यूनिट का पैसा तो नहीं बढ़ा रही, लेकिन सरचार्ज के नाम पर, फ्यूल के नाम पर, त्रुटिपूर्ण बिल देने के नाम पर कंपनियां जिस तरीके से बिलिंग कर रही है उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। वीसीआर जिस तरीके से लाखों रुपए की भरी जा रही है, किसान आज भी आहत है। कोविड के दौरान सरकार से उम्मीद ये कर रहा है कि सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन सरकार जनता की सुनने के बजाय सिर्फ टारगेट बेस के ऊपर धन संग्रह करने का काम कर रही है। आज हालात प्रदेश के ये बन चुके हैं कि सड़कों के ऊपर ट्रक ऑपरेटर ट्रक चलाने के आशंका इस बात की जाहिर कर रहे हैं कि हम चलाएं या नहीं चलाएं। अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो टारगेट मिले हुए हैं, टारगेट के आधार के ऊपर हम चालान करेंगे। तो आम जन इस राज्य के अंदर परेशान है और आने वाले समय के अंदर इन सब मांगों समस्याओं को लेकर हम धरातल तक जाने का काम करेंगे। खबर पाली से। पाली में अवैध शराब की दुकानों का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफिया महज खानापूर्ति कर शराब माफिया को खुली छूट दे रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने शराब की दुकान पर हमला बोल दिया। महिलाओं ने शराब की बोतलों को फोड़कर अपना विरोध जताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बहरहाल सवाल ये कि शराब माफिया पर प्रशासन कब एक्शन लेगा। दौसा में चोरों ने एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित खनिज विभाग के कार्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने देर रात 3 बजे के करीब कार्यालय के बाहर खड़ी जीप को चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, कार खड़ी है और उसके पीछे खड़ी जीप को स्टार्ट कर चोर ले जा रहे हैं। घटना के बाद विभाग के कर्मचारियों ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी है। सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और चोरी हुई जीप की तलाश की जा रही है। सवाल ये उठता है कि खनिज कार्यालय के पास में ही एसपी ऑफिस है, फिर भी चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। वो करीब रात के 3-3:30 बजे की घटना बता रहे हैं। उनकी जो सरकारी कार्यालय की सरकारी जीप थी वो चोरी चली गई। उसमें जांच कर रहे हैं और जल्दी राउंड अप करने की कोशिश करेंगे जीप को। और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सीएम गहलोत ने आज प्रदेश को 2 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। प्रदेश